हेलो एंड वेलकम। हम लोग शुरू करने वाले हैं एक वीडियो लेक्चर सीरीज अबाउट CSIR नेट एग्जामिनेशन। और ये वीडियो उस लेक्चर सीरीज का पहला वीडियो है। इस वीडियो में हम लोग मेनली बात करेंगे अबाउट अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ दिस एग्जामिनेशन और इस एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए हमारी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए उसके बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि ये एग्जामिनेशन को कंडक्ट कराने का पर्पज क्या है, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव बिहाइंड द कंडक्शन ऑफ दिस एग्जामिनेशन। देखिए, ये एग्जामिनेशन जूनियर रिसर्च फेलोशिप और लेक्चरर जॉब्स के लिए कंडक्ट कराया जाता है। मतलब आपको रिसर्च करने के लिए, अगर आप इस एग्ज़ाम को क्रैक करते हैं तो आपको रिसर्च करने के लिए जो प्रेस्टिजियस लेबोरेटरीज हैं या आप पीएचडी प्रोग्राम के लिए जाते हैं तो आपको फेलोशिप प्रोवाइड कराई जाती है, या फिर आप कुछ इंस्टीट्यूट में इस एग्ज़ाम को क्रैक करने के बाद लेक्चरर की जॉब भी कर सकते हैं। तो ये तो हो गया इसका ऑब्जेक्टिव। इस एग्ज़ाम को कंडक्ट कौन कराता है? तो इस एग्ज़ाम को पहले CSIR कंडक्ट करवाता था, अब ये रिस्पॉन्सिबिलिटी NTA की है। NTA मीन्स नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। ओके, ये एग्ज़ाम कितने सब्जेक्ट्स में होता है? तो इस एग्ज़ाम को टोटल 5 सब्जेक्ट्स में कराया जाता है। ये सब्जेक्ट्स हैं आपके फिजिकल साइंस, केमिकल साइंस, मैथमेटिकल साइंस, के अर्थ साइंस एंड लाइफ साइंस। हम लोग का मेन फोकस जो रहने वाला है वो होगा अबाउट केमिकल साइंस। ओके, नेक्स्ट, इस एग्जामिनेशन की कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स क्या हो सकती हैं? तो ये एग्जाम जो है वो साल में 2 बार होता है। इसे आपको याद रखना है। इट इज कंडक्टेड ट्वाइस इन अ ईयर। एक बार होता है ये जून में और एक बार ये कंडक्ट कराया जाता है इन द मंथ ऑफ दिसंबर। ओके, जो जून में कंडक्ट होने वाला एग्जाम है इसका नोटिफिकेशन आता है सेकेंड वीक ऑफ मार्च, और जो दिसंबर में कंडक्ट होने वाला है इसका ये दिसंबर के पहले ही आ जाता है। ये एग्जैक्ट नहीं है, इसको थोड़ा सा आप ध्यान में रखना। ये एग्जामिनेशन होता कब है? तो ये एक बार मैंने कहा जून में और एक बार दिसंबर में कंडक्ट कराया जाता है। जो रिजल्ट है वो जून में जो एग्ज़ाम हुआ है वो जुलाई में पब्लिश होता है, आ जाता है, और जो दिसंबर में एग्ज़ाम हुआ है वो लगभग 4th वीक ऑफ दिसंबर में रिजल्ट आउट हो जाता है। ओके, सो दीज वर द important dates related to this exam. Now, what is the eligibility requirement? Okay, एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट में अगर हम एज की बात करते हैं तो JRF यानी जूनियर रिसर्च फेलोशिप के लिए जो मैक्सिमम एज है वो 28 ईयर्स है। ओके, लेकिन जो अदर कैटेगरीज हैं यानी जो रिजर्वेशन है, ये अनरिजर्व कैटेगरी के लिए ये मैक्सिमम एज है। जो रिजर्वेशन बेनिफिट है यानी एज रिलैक्सेशन, वो रिजर्व कैटेगरी वाले स्टूडेंट को मिलता है। वहीं नेट के लिए ऐसे कोई एज बाउंडेशन नहीं है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात हम करते हैं तो 50% 55% आपके मार्क्स होने चाहिए किसमें? पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल पे होने चाहिए। आप कोर्स कंप्लीट कर चुके हो या आपका रिजल्ट अवेटेड हो, दोनों ही कंडीशन में आप अप्लाई कर सकते हैं। ओके, हाँ, जैसे यहाँ पे एज रिलैक्सेशन मिलता है रिजर्व कैटेगरी वाले लोगों को, वैसे ही जो मार्क्स जो यानी कि मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स जो हैं उसमें भी कुछ रिजर्वेशन कैटेगरी के स्टूडेंट को फ़ायदा मिलता है, और ये 5% लेस हो जाता है, नियरली 50% रहता है जो रिजर्व कैटेगरी के लोग हैं उनके लिए। ओके, नेक्स्ट, इस एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है और मार्किंग स्कीम कैसी रहती है? तो हम वन बाय वन इसके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एग्ज़ाम के पैटर्न के बारे में। ये एग्ज़ाम पूरी तरह से ऑनलाइन होता है। एग्ज़ाम की ड्यूरेशन 3 आवर्स होती है। अब टोटल कितने क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड कराए जाते हैं और वो कितने आपको अटेम्प्ट करने होते हैं, ये मैं जो आपको बता रहा हूँ ये केमिकल साइंस के लिए है।
टोटल आपको 120 क्वेश्चंस मिलते हैं, जिसमें से 75 आपको अटेम्प्ट करने होते हैं। और इन 75 क्वेश्चंस का जो टोटल वेटेज निकल के आता है, जो टोटल मार्क्स होता है, वो 200 होता है। आपका क्वेश्चन पेपर 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है, पार्ट ए, बी और सी। देखो पार्ट ए में होते हैं 20 क्वेश्चंस जो कि जनरल एबिलिटी के होते हैं, जनरल एप्टीट्यूड के मान लीजिए। इन 20 में से आपको 15 क्वेश्चंस क्या होते हैं, अटेम्प्ट करने होते हैं। पार्ट बी में होते हैं 40 क्वेश्चंस, ये आपके सब्जेक्ट के होंगे और आउट ऑफ 40 आपको 35 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। पार्ट सी जो है ये 60 क्वेश्चंस इसमें होते हैं जो कि आपके सब्जेक्ट के होंगे और आउट ऑफ 60 आपको 25 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। अब बात कर लेते हैं मार्किंग स्कीम की। तो अगर हम मार्किंग स्कीम की बात करते हैं तो जो पार्ट ए है इसमें एक क्वेश्चन जो है आपको वो 2 मार्क्स दिलाएगा, लेकिन अगर वहीं पे जो नेगेटिव मार्किंग की बात करते हैं तो ये आपको 25% ऑफ टोटल मार्क्स यानी कि 0.5 मार्क्स आपको आपके डिडक्ट हो जाएंगे फॉर ईच रॉन्ग आंसर। तो इस तरह से पार्ट ए से जो मैक्सिमम मार्क्स आप जो है गेन कर सकते हैं वो है 30। इन सिमिलर मैनर पार्ट बी में आपको हर करेक्ट आंसर के लिए 2 मार्क्स अवार्ड किए जाते हैं और वहीं इनकरेक्ट आंसर के लिए 0.5 नेगेटिव मार्क्स आपके डिडक्ट हो जाते हैं। तो आप पार्ट बी से जो मैक्सिमम स्कोर कर सकते हैं वो है 70 मार्क्स। लाइकवाइज पार्ट सी में हर करेक्ट आंसर के लिए आपको 4 मार्क्स अवार्ड किए जाते हैं, प्रोवाइड किए जाते हैं और इनकरेक्ट आंसर के लिए आपके 1 मार्क्स जो है डिडक्ट होते हैं। तो पार्ट सी से जो आप या सेक्शन सी से जो आप मैक्सिमम स्कोर कर सकते हैं दैट इज 100 मार्क्स। ओके, सो दिस वाज द एग्जाम पैटर्न एंड द मार्किंग स्कीम। ओके, नाउ मूविंग टू द टिप्स एंड ट्रिक्स। देखो ये एग्जाम हर 6 मंथ पे होता है, तो इसमें मैं जो हमारी टिप्स और ट्रिक्स होंगी जो आपकी हेल्प करने वाली है उनको मैं 2 पार्ट में डिवाइड कर देता हूँ। पहले उन टिप्स और ट्रिक्स की बात करेंगे जो आपको बिफोर द एग्जाम जो है फॉलो करनी है, और दूसरी वो होंगी जो ड्यूरिंग द एग्जाम यानी कि एग्जामिनेशन हॉल में आपको फॉलो करनी है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि उन टिप्स और ट्रिक्स के बारे में जो थ्रू दी प्रिपरेशन ऑफ द एग्जाम आपकी हेल्प करेंगी। उसमें सबसे पहली बात जो आपको ध्यान में रखनी है कि आप सिलेबस को पूरी तरह से समझें और एग्जामिनेशन पैटर्न के साथ वेल वर्स्ड हो, मतलब पूरा सिलेबस आपको अच्छे से गो थ्रू करना है और जो एग्जामिनेशन पैटर्न है उसको अच्छे से समझना है। इससे क्या होगा कि एग्जामिनेशन हॉल में आप इजीली जो है क्वेश्चन पेपर को कंप्लीट कर पाएंगे। दूसरा है कि जब आप प्रिपरेशन शुरू करें तो उसमें आप कोई ऐसी इधर उधर की बुक मत फॉलो करिए, कुछ जो स्टैंडर्ड रेफरेंस बुक्स हैं उनको ही फॉलो करना है और शुरुआत बहुत बेसिक से करनी है, यानी चूंकि जो हाई इन टॉपिक्स हैं उनको पहले नहीं पढ़ना है, पहले आप बेसिक से करिए। हाँ, अगर आपका बेसिक क्लियर है देन यू कैन गो फॉर दोज टॉपिक्स। ओके, हमेशा जो जिस टॉपिक में आप थोड़ा वीक हैं उनको पहले प्रिपेयर करिए। इससे क्या होगा, उन टॉपिक्स के लिए आपको ज़्यादा टाइम मिल जाएगा। और जो भी टॉपिक आप प्रिपेयर करें प्लीज़ उसके नोट्स जरूर बनाएं और रेगुलर रिवीजन इज द की फैक्टर फॉर द सक्सेस। बिना रिवीजन के आप एक तरफ से पढ़ेंगे दूसरी तरफ से भूलते जाएंगे। ओके, आप जब एग्जामिनेशन करीब आए तो आपको मॉक टेस्ट में पार्टिसिपेट करना चाहिए। ये बहुत हेल्पफुल होता है। ये एक्चुअली आपको बचाता है रियल एग्जामिनेशन में किसी तरह के प्रेशर से। ओके, और आपको जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स हैं इस एग्जाम के उनको भी सॉल्व करते रहना है थ्रू द कोर्स ऑफ द प्रिपरेशन। अब ये तो बात हो गई कि टिप्स एंड ट्रिक्स जो आपको एग्जाम के पहले ध्यान में रखनी है। ओके, अब हम बात करते हैं कि इन द एग्जामिनेशन हॉल आपको क्या क्या ध्यान में रखना है। देखो ये बहुत प्रेस्टिजियस एग्जाम है। ओके, तो इसमें आपको कुछ बातें जो है अवॉइड करेंगे अगर आप एग्जामिनेशन हॉल में तो आपकी परफॉर्मेंस थोड़ा बेटर हो सकती है। ओके, वो क्या कौन से पॉइंट हैं? सबसे पहले आपको पैनिक नहीं होना है, किसी तरह के प्रेशर को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है।
ठीक है। तो आपको अंडर प्रेशर नहीं आना है और साथ ही साथ आपको पैनिक नहीं होना है ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन। ओके। दूसरा ये है, पहले सबसे पहला काम आपको क्या करना है, क्वेश्चन पेपर को बहुत केयरफुली पढ़ना है। कई बार कुछ एग्जामिनेशन कुछ क्वेश्चंस में क्या होता है कि आप एक बार पढ़ते हैं, आपको समझ नहीं आता इसमें क्या पूछ रहा है और आपको लगता है कि ये टफ है, मुझसे नहीं होगा, लेकिन आप उसी को दोबारा या उसके एक बार और पढ़ते हैं तो क्या होता है कि आपको लगने लगता है कि हाँ ये हमारे बस में है, आई कैन डू इट। सो दिस इज द बेनिफिट टू रीड द क्वेश्चन पेपर केयरफुल्ली। ओके। नाउ देखो, क्वेश्चन में आप देखेंगे क्वेश्चन पेपर 3 पार्ट में डिवाइड है। एक जनरल एप्टीट्यूड का है, बाकी 2 सेक्शन आपके सब्जेक्ट के हैं, लेकिन उसमें जो सेक्शन सी है वो टफेस्ट सेक्शन माना जाता है। उसके मार्क से आप समझ गए होंगे। तो आप हमेशा इजी सेक्शन से, जो जो क्वेश्चन आपको आसान लग रहे हैं उनसे शुरू करिए। इससे क्या होगा, आप बाद में जो टफ क्वेश्चंस हैं उनके लिए आपके पास ज़्यादा टाइम होगा, आप ज़्यादा अच्छे तरीके से उनको एनालाइज करके आंसर दे पाएंगे। अब चूंकि हर सेक्शन में नेगेटिव मार्किंग है तो इसलिए आप प्लीज गेस वर्क से बचिए जब तक आप बहुत श्योर ना हो। हाँ, 5% का मार्जिन है, 10% का मार्जिन है, सही और गलत के बीच में आपको इतना कंफ्यूजन है, देन यू कैन गो फॉर गेस वर्क। बट आप एकदम से ब्लाइंडली आप गेस वर्क मत करिए, ये आपका नुकसान ही कराएगा, आपको किसी भी तरह से ये कोई बेनिफिट नहीं देने वाला है। ओके। अब इसके बाद अब हम ये देख लेते हैं कि इस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, देखो वैसे तो पूरा सिलेबस ही हमारे लिए ज़रूरी है, लेकिन कौन कौन से टॉपिक ऐसे हैं जो हमारे लिए ज़्यादा यूजफुल है, जो बहुत ही क्रूशियल हो जाते हैं। देखो मैं एक बात, यहाँ तो मैंने वैसे तीनों के लिखे हैं, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इनऑर्गेनिक की। इनऑर्गेनिक में केमिकल बॉन्डिंग, केमिस्ट्री ऑफ मेन ग्रुप एलिमेंट, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड एंड ट्रांजिशन एलिमेंट, ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड, बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, एनालिटिकल, एसिड बेस केमिस्ट्री एंड न्यूक्लियर केमिस्ट्री, ये इतने पोर्शन आपको इनऑर्गेनिक में फोकस करने हैं। नाउ मूविंग टू द ऑर्गेनिक पार्ट। ऑर्गेनिक में आपको रिएक्शन मैकेनिज्म, रिएक्शन इंटरमीडिएट, स्टीरियो केमिस्ट्री, पेरीसाइक्लिक रिएक्शंस, स्ट्रक्चरल डिटर्मिनेशन मीन्स स्पेक्ट्रोस्कोपी मेनली, नेम रिएक्शन और उनके सिंथेटिक एप्लीकेशंस, रीअरेंजमेंट रिएक्शन और एरोमेटिसिटी पे फोकस करना है। फिजिकल की बात करें तो फिजिकल के 2 टॉपिक सबसे इंपॉर्टेंट माने जाते हैं, क्वांटम केमिस्ट्री और ग्रुप थ्योरी। उसके बाद आपको थर्मोडायनेमिक्स, केमिकल काइनेटिक्स, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी, स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक्स, सॉलिड स्टेट एंड सरफेस केमिस्ट्री पे फोकस आपको बनाए रखना है। अब देखो, एग्जाम का सिलेबस इतना वास्ट है कि ये बहुत रेयर होता है कि किसी एक इंडिविजुअल पर्सन का तीनों ही पोर्शन पे, यानी कि इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक और फिजिकल तीनों पोर्शन पे इक्वल कमांड हो। ज़्यादातर ये होता है कि हम एक या दो पोर्शन में ज़्यादा अच्छे होते हैं और कोई एक वीक हो ही जाता है। तो अगर ऐसी सिचुएशन भी आपके साथ है तो जो 2 पोर्शन आपके ज़्यादा अच्छे हैं आप उन 2 पे ज़्यादा फोकस करिए, और जो बचा हुआ एक पोर्शन है उसमें कुछ सिलेक्टेड टॉपिक्स को ही आप कवर करिए। ये आपके लिए ज़्यादा वैल्यूएबल होगा, ज़्यादा आसान होगा, एग्ज़ाम को क्रैक करने में आपकी ज़्यादा अच्छे तरीके से हेल्प कर पाएगा। ये स्ट्रेटजी अगर आप फॉलो करते हैं तब, यानी जो 2 पोर्शन आपके अच्छे हैं उन पे आप ज़्यादा फोकस करिए, ज़्यादा हर एक टॉपिक उसमें आप पढ़िए। लेकिन जो पोर्शन आपका वीक है और ऐसा होता है तो उसमें केवल आप क्या करेंगे कि कुछ सिलेक्टेड टॉपिक्स, जैसे मैंने यहाँ पे जो कुछ लिखे हैं उनको ही आप पढ़ेंगे, तब भी आप एग्जाम को आसानी से क्वालिफाई कर पाएंगे। नाउ मूविंग टू द, देखो बिना अच्छी रेफरेंस बुक के आप कभी भी इस एग्जाम को क्वालिफाई नहीं कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे हम लोग बात कर लेते हैं कि इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक और फिजिकल सेक्शन वाइज कुछ अच्छी बुक्स हमारे लिए क्या हो सकती हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले इनऑर्गेनिक की बात करते हैं। तो इनऑर्गेनिक में हमारे लिए सबसे ज़रूरी है कि एक तो जेटली की बुक आती है कंसाइज इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री करके, एक जेम्स हुई की बुक आती है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, एटकिंस यानी सिल्वर एंड एटकिंस की इनऑर्गेनिक की बुक, और एक डॉक्टर अजय कुमार की बुक आती है। ये बुक एक्चुअली 2 बुक्स हैं इसमें, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के लिए एक बुक आती है, एक बायो इनऑर्गेनिक के लिए आती है।
इनकी दोनों बुक ही बहुत ही अच्छी हैं और बहुत सारे क्वेश्चन डायरेक्ट इस बुक से आपको आपके एग्जाम में मिलने वाले हैं। फॉर दी ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक के लिए आपको क्या करना है, क्लेटन बेस्ट है नो डाउट। और उसके बाद आपको जो है ये करथरस की बुक जो है ये एक्चुअली जो सिंथेटिक रिएक्शंस हैं उनमें बहुत ज़्यादा आपको हेल्प करेगा। स्टीरियोकेमिस्ट्री के लिए पीएस कलसी को आप देख लेंगे और पेरीसाइक्लिक और फोटो केमिस्ट्री के लिए जगदम्बा सिंह की बुक जो है वो बेस्ट मानी जाती है, तो आप इसको गो थ्रू कर लेंगे। फिजिकल के लिए पुरी शर्मा एंड पठानिया, ये आप एक स्टैंडर्ड बुक की तरह यूज करिए। इसके बाद केएल कपूर की जो बुक है उसमें वॉल्यूम 1, 2 और 5 पे आप ज़्यादा फोकस करेंगे, वैसे इसके सारे वॉल्यूम अच्छे हैं बट 1, 2 एंड 5 आर बेस्ट इन देयर कैटेगरीज। ओके, उसके बाद क्या है कि आप एटकिंस की भी फिजिकल की बुक आती है तो आप उसे पढ़ सकते हैं। और क्वांटम के लिए आप मैक्री की बुक जो है वो देख सकते हैं। एक आर के प्रसाद की भी बुक आती है क्वांटम केमिस्ट्री थ्रू प्रॉब्लम एंड सॉल्यूशंस, तो उस पे भी आप जा सकते हैं। ठीक है, ये अपने अपने इंडिविजुअल प्रेफरेंस की बात है। आर के प्रसाद की बुक आती है क्वांटम केमिस्ट्री थ्रू प्रॉब्लम एंड सॉल्यूशंस। ओके, सो दीज वर दी रेफरेंस बुक जो आपकी इस एग्जाम में हेल्प करेंगी। ओके, सो आई होप कि इस एग्जाम के बारे में आपकी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए और कैसे आप इसको क्रैक कर सकते हैं, इसमें मेरा थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूशन जरूर रहेगा इस वीडियो को देखने के बाद। सो आई वुड लाइक टू से थैंक यू, हैव अ नाइस टाइम।